की बातें सुनकर आर्या को भावुक होते देख आर्या के अंदर से उसकी पत्नी उससे कहती है, मेरी बात को समझो आर्या, मुझे लग रहा है कुछ गलत होने जा रहा है। तुम माया की बातों पर ध्यान मत दो। तभी माया आंखों में आंसू लिए कहती है, आर्या, मेरे पिताजी के साथ साथ अब मेरे पूरे परिवार का दारोमदार तुम्हारे इस फैसले के ऊपर निर्भर करता है। अब केवल तुम ही हो जो इस मुसीबत से मेरे पिताजी और परिवार को निकाल सकते हो। मैं तुम्हारे सामने विनती करती हूँ। आर्या माया को रोक कर कहता है, ऐसे मत कहो, मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम लोग कितनी मुसीबत में हो। मैं कुछ सोचता हूँ। ये बोलकर आर्या आगे बढ़ने लगता है। तभी आर्या की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर देखता है तो सामने उसे शिरिंग एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए दिखते हैं। शिरिंग जी आर्या से कहते हैं, रुको आर्या, कहाँ जा रहे हो तुम? आर्या कहता है, आपको तो सब कुछ पहले से ही पता होता है। मुझे माया वन जाना है, माया के पिताजी के प्राण बचाने के लिए। शिरिंग कहते हैं, वहां तुम किसी के प्राण बचाने नहीं बल्कि खुद को मौत के मुंह में फेंकने जा रहे हो। आर्या कहता है, जोखिम तो हर काम में ही है। शिरिंग कहते, लेकिन उस जंगल की अशुभ शक्तियों से लड़ने की क्षमता तुमने अब तक हासिल नहीं की है। समय सिद्ध का तंत्र सीखे बिना उस जंगल में कदम कदम पर जो मुसीबतें आएंगी उसे तुम झेल नहीं पाओगे। आर्या शिरिंग की बात सुनकर डर जाता है। तभी शिरिंग आगे कहते हैं, तुम 1000 कोशिशें कर लो, उस वन में तुम्हारी शक्ति ज्यादा काम नहीं करेगी। उस वन में शुभ शक्तियों का असर कम हो जाता है। यहाँ तक कि तुम मुसीबत में अपनी पत्नी की आवाज सुन तो पाओगे, लेकिन वो वहां तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगी। आर्या मायूस होकर कहता है, तो मैं क्या करूं अब? क्या जवाब दूंगा मैं माया को? शिरिंग कहते हैं, अभी तुम उसे साफ मना कर दो और फिर अपने तंत्र साधना से समय सिद्ध की सिद्धि हासिल करो। उसके बाद तुम उस जंगल में जा सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हें कुछ समय लगेगा। आर्या अपनी आंखें खोलता है। तभी मैडी उसके पीछे आकर कहता है, अचानक तुम इस तरह से रुक क्यों गए? क्या हुआ है तुम्हें? चलो, हमें देर हो रही है। तभी आर्या कहता है, मैं तुम लोगों के साथ मायावन नहीं जा सकता। माया रोक कर कहती है, तो फिर तुम अपना ये लॉकेट त्रिकालेश्वर जी को दे दो, फिर वो काम हो जाएगा। आर्या झट से अपने लॉकेट को हाथ लगाकर कहता है, नामुमकिन, ये लॉकेट मैं किसी को नहीं दे सकता। मैडी कहता है, क्यों ऐसा कर रहा है यार? चलना मायावन, या फिर ये लॉकेट दे दो त्रिकालेश्वर को। देख नहीं रहे हो कैसे रो रही है बेचारी? आर्या गुस्से से कहता है, अरे तू समझ क्यों नहीं रहा है? ऐसे मैं ना तो वहां जा सकता हूँ और ना ही लॉकेट दे सकता हूँ। लेकिन आर्या की बात को माया और मैडी में से कोई नहीं समझ पाता। मैडी गुस्से से कहता है, मैंने तुझे अपना यार माना था, लेकिन तू बहुत स्वार्थी निकला। आर्या कहता है, तुम लोग शायद मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। अगर मुझसे ये काम हो पाता तो मैं जरूर जाता, लेकिन मुझसे ये काम नहीं होगा और इस लॉकेट को मैं अपने आप से अलग नहीं कर सकता, इसलिए मुझे गलत मत समझो। ये बोलकर आर्या वहां से चला जाता है। माया और मैडी मायूस होकर वहीं खड़े रहते हैं। अगले दिन सुबह आर्या का मन बहुत उदास होता है, क्योंकि मैडी और माया उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। गांव से आने के बाद ये 2 ही दोस्त तो मिले उसे, और उसी दोस्त की मुसीबत में वो उसके साथ नहीं जा पा रहा है। आर्या के मन में ये सारी बातें चल रही हैं। तभी उसकी पत्नी उसे समझाती है, अपने आप को इस तरह से मत कोसो आर्या। अपनी जान को जोखिम में डालकर एक बार तुमने माया की मदद की है, लेकिन इस बार उस जंगल में बिना पूरी तंत्र विद्या सीखे तुम वहां की अशुभ शक्तियों से कैसे लड़ोगे? उस जंगल में तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। यही सब बात सोचते हुए आर्या कॉलेज में जाकर अपनी क्लास में बैठ जाता है। तभी मिस शीतल, जो उन लोगों की क्लास टीचर हैं, क्लास में आकर कहती हैं, मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। एक स्टूडेंट खुश होते हुए उठकर पूछता है, क्या खुशखबरी है टीचर? तभी मिस शीतल कहती है, कल हम सभी मरंगबुरु के जंगल में अपनी साइंस प्रोजेक्ट के लिए एजुकेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं। कल सुबह स्कूल कैंपस से हमें वहां के लिए निकलना होगा। सभी स्टूडेंट्स ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। मिस शीतल आगे सबसे बोलती हैं,
कल सुबह 7 बजे सभी अपने अपने लगेज लेकर यहाँ आ जाना। ठीक 8 बजे यहाँ से हमारी बस छूटेगी। कल कॉलेज की सभी क्लासेस से बच्चे जाएंगे। तभी आर्या के अंदर से उसकी पत्नी कहती है, लेकिन तुम इस ट्रिप में नहीं जा पाओगी। कल से तो तुम्हें समय सिद्ध का तंत्र सीखना है। कल ही समय सिद्ध तंत्र शिक्षा शुरू करने का सबसे अच्छा दिन है। आर्या, बोलो तुम नहीं जा पाओगे। आर्या ये सुनकर मिस शीतल को कहता है, सॉरी टीचर, लेकिन मैं कल नहीं जा पाऊंगा, मुझे दूसरा काम है। मिस शीतल बताती हैं, एक स्टूडेंट के लिए अपनी शिक्षा से बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता और इस ट्रिप के मार्क्स तुम्हारे एग्जाम मार्क्स में ऐड होंगे, इसीलिए सभी को जाना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स तो कटेंगे ही, दूसरी पनिशमेंट भी मिल सकती है। शीतल की बातें सुनकर आर्या फिर से बैठ जाता है और मन ही मन कहता है, अब मैं तंत्र सीखूं या एजुकेशनल ट्रिप पर जाऊं। अगले दिन सुबह अपने तंत्र शिक्षा के पाठ को छोड़कर आर्या को ट्रिप पर जाना ही पड़ता है। लेकिन कॉलेज के बाहर पहुंचते ही वो देखता है कि केवल एक ही बस खड़ी है जिसमें उसकी क्लास के स्टूडेंट्स ही चढ़ रहे हैं। बाकी के क्लास का कोई स्टूडेंट वहां पर नहीं है और ना ही दूसरी बसें। आर्या को शक होता है। वो मिस शीतल से पूछता है, टीचर, आपने तो कहा था कि इस एजुकेशनल ट्रिप पर पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। मिस शीतल कहती है, लगता है तुम्हें अपनी क्लास से ज्यादा दूसरों के बारे में चिंता है। चिंता मत करो, बाकी के स्टूडेंट्स भी बसों में आ जाएंगे, पहले तुम जाकर अपने दोस्तों के पास बैठो। मिस शीतल की बात सुनकर आर्या आगे कुछ ना बोलकर बस में चढ़ जाता है। कुछ ही देर में बस चलने लगती है। मैडी आर्या के पास आकर बैठते हुए बोलता है, तूने कल माया के साथ ठीक नहीं किया दोस्त, वो कितनी आशा लेकर तेरे पास आई थी, मालूम है तुझे? आर्या कहता है, मैं जानता हूँ मैंने कल जो माया के साथ किया वो गलत किया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैडी कहता है, जो भी हो, जितनी भी तेरी मजबूरी रही होगी, लेकिन माया और उसके पिता जैसे अच्छे इंसान की मदद तुझे करनी चाहिए थी। तू जानता है, आज हमारे इस पूरे टूर को माया के पिता निशिकांत जी ने स्पॉन्सर किया है। ये बात सुनकर यारा चौंक जाता है। आखिर माया के पिता ने अचानक हमारी इस ट्रिप को स्पॉन्सर क्यों किया? मैडी कहता है, दूसरी क्लासेस के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, इसलिए दूसरी कोई क्लास इस ट्रिप में नहीं जा सकी। बस हमारे क्लास को ही ये सुविधा मिली है। ऐसे आदमी के लिए तू स्वार्थी होकर कैसे सोच सकता है मेरे भाई? मैडी की बातें सुनकर आर्या की सोच और शक जैसे यकीन में बदल जाते हैं। वो माया के पास जाकर कहता है, ऐसा तुमने क्यों किया माया? मुझे लाने के लिए तुमने पूरी क्लास के हर स्टूडेंट की जिंदगी दांव पर आखिर क्यों लगाई? माया हैरान होकर कहती है, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं सबकी जान कैसे जोखिम में डाल सकती हूँ? आर्या कुछ सुनने के मूड में नहीं था। तभी वो माया से कहता है, बनो मत माया, ये ट्रिप तुम्हारे पिता ने स्पॉन्सर की है। तुम मुझसे अपने पिता की मदद करवाने के लिए मेरे साथ साथ इन सारे बच्चों को भी वहां लेकर जा रही हो। क्या ये गलत नहीं है? माया कहती है, बिल्कुल गलत। मेरे पिताजी के काम के लिए तुम्हें मायावन जाना था, मरंगबुरु के जंगल नहीं। और वैसे भी मुझे कॉलेज में आने के बाद पता चला कि ये ट्रिप पिताजी ने स्पॉन्सर की है। तभी एक दूसरा स्टूडेंट अरविंद बोलता है, वैसे इसमें हर्ज ही क्या है? माया के पिताजी की वजह से हमें मरंगबुरु जंगल जैसी एक जगह देखने को मिल रही है, वो भी फ्री में। तुम माया का शुक्रिया करने के बजाय उससे झगड़ रहे हो। मैडी कहता है, तुझे हो क्या गया आर्या? उसके पिताजी ने तो ये सब हमारे लिए ही किया है। आर्या खामोश हो जाता है, लेकिन मन ही मन कहता है, ये सब मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। मेरा मन माया की बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? और मेरा शक कम होने के बजाय बढ़ क्यों रहा है? कैसे समझाऊं मैं इन सबको? ये सोचते हुए आर्या आकर अपनी सीट पर बैठता है। तभी एक लड़की की आवाज उसे सुनाई देती है। वो लड़की दिखने में सिर्फ सुंदर ही नहीं है, उसकी नीली आंखों की वजह से वो परी जैसी लग रही है। वो आर्या से कहती है, मेरी हैसियत भी मरंगबुरु जंगल जाने की नहीं थी। किसी और ने हमारी ट्रिप स्पॉन्सर की है, ये जानकर मेरे स्वाभिमान को भी ठेस पहुंची है। आर्या उसकी बात समझते हुए कहता है, सिर्फ यही नहीं, मेरे ये सब कहने के पीछे और भी वजह है। लेकिन वो लड़की आर्या को रोककर कहती है, तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे जज्बात को कोई नहीं समझेगा। मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ। आर्या उससे उसका नाम पूछता है तो लड़की बताती है, मेरा नाम मयूरी है, मैं हमारे कॉलेज के पास की बस्ती में रहती हूँ। आर्या को यह सुनकर अजीब लगता है, बस्ती में रहने वाला कोई इस कॉलेज में कैसे पढ़ सकता है? उस कॉलेज की फीस तो काफी है। मयूरी आर्या की तरफ देखते हुए कहती है, जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जब मैं इस कॉलेज में आई थी तब हम बस्ती में नहीं बल्कि अपने घर में रहते थे। तब हम लोगों की हैसियत भी अच्छी थी। वो तो अचानक से, लेकिन अब जब तक मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है तब तक मैं इस कॉलेज में पढ़ सकती हूँ।
आर्या को उसकी हालत सुनकर खराब लगता और वो उससे पूछता है, आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम लोगों के साथ? मयूरी कहती है, असल में हम लोगों ने एक घर खरीदा था। उसके लिए मेरे पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन वो घर भी हमें नहीं मिला और सेविंग्स भी चली गई। उसी शोक में मेरे पिताजी भी चल बसे। आर्या को ये सुनकर और खराब लगता है। उसकी नीली आंखों में छाई उदासी को देखकर आर्या कहता है, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तभी उन लोगों की बस आकर एक जंगल के सामने रुकती है। मिस शीतल बस के स्टाफ से कहती हैं, आप लोग यहीं रहो, मैं जरूरत पड़ने पर बुला लूंगी। बच्चों, हम सब मरंग गुरु आ गए। सभी बस से उतरकर 10-10 लोगों की टीम बना लो, फिर सब ग्रुप में इस जंगल में घूम सकते हो। आर्या को ये सुनकर अजीब लगता है। वो मिस शीतल से कहता है, टीचर आपको नहीं लगता कि बिना किसी सेफ्टी के ऐसे सबको घूमने के लिए जाने देना गलत है? उसकी बात सुनकर मिस शीतल गुस्सा होते हुए कहती, मुझे मेरा काम मत सिखाओ, जितना कहा जाए उतना करो। स्टूडेंट टीचर की बात सुनकर अपने अपने ग्रुप बनाने लग जाते हैं। आर्या चलते हुए थोड़ी दूर जाता है और फिर अचानक से रुक जाता है। उसे लगता है जैसे उसे कोई फॉलो कर रहा है। आर्या चारों तरफ देखने की कोशिश करता है कि क्या सच में कोई उसे फॉलो कर रहा है ये या उसका वहम है। तभी अचानक आर्या को लगता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है। आर्या जल्दी से झाड़ियों के पीछे जाकर देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसे कुछ दूरी पर त्रिकालेश्वर के साथ काले कपड़े पहने एक तांत्रिक जाते हुए दिखाई देता है। त्रिकालेश्वर को इस गांव में देख आर्या चौंक जाता है और कहता है, ये त्रिकालेश्वर यहाँ क्या कर रहे हैं? और इनके साथ ये तांत्रिक जैसे दिखने वाला कौन है? आखिर आर्या कहाँ आया हुआ है? ये कोई ट्रिप है या फिर आर्या के लिए बिछाया हुआ जाल? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।